आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अल्केमिस्ट। एक बुक है जो पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई है और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है जो पढ़ना चाहिए। जैसा कि हमारा हमेशा से फोकस ये होता है कि लोग पढ़ें और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादातर अपने स्कूली एजुकेशन ख़त्म करने के बाद में अपने पढ़ाई को क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब ये होता है कि उसके बाद में एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से हमारा नाता रिश्ता टूट जाता है। बहुत सारी बुक्स हैं, लाखों बुक हैं जो हर साल छपती हैं और हमें चाहिए कि उन बुकों को पढ़ा जाए। एक बुक जो रिसेंट मैंने पढ़ा है मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। ये पाउलो कोएल्हो की बुक की बेस्ट सेलिंग बुक है। लगभग दुनिया के 40 ज़बानों में, 40 लैंग्वेजेस में इसका, लगभग ये दुनिया के 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और लाखों करोड़ों कॉपी इसकी बिकी है। ये बुक एक मोटिवेशनल बुक है। ये बुक एक ऐसे डेयर टू ड्रीम की बुक है। ये बुक है हमें अपने अंदर छुपे हुए खजाने की ढूंढने की कहानी है और इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो ये कहानी हमको देती है। एक्चुअली ये लड़का चरवाहा नहीं होता है, ये एक प्रीस्ट का बेटा होता है जो इंडोनेशिया में है। जैसे नॉर्मल बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद में, पढ़ाई लिखाई जब ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने के बाद में वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनकी जो गद्दी है उसको संभाले। चूँकि प्रीस्ट की नौकरी, प्रीस्ट का जो जॉब है वो एक अच्छा जॉब होता है। उसका बाप भी चाहता है कि उसका बेटा प्रीस्ट बने, जिसमें नेम है, फेम है, इज्जत है, शोहरत है, सारी चीज़ें हैं। तो वो चाहता है कि उसका बेटा वो बने। लेकिन सेंटियागो जो उसका लड़का होता है प्रीस्ट का, वो ये नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने सपने को जिए। उसका सपना होता है दुनिया देखना। तो बाप उससे बोलता है कि दुनिया देखोगी तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। बेटे का जो तजवीज़ होता है वो बोलता है कि हमको भेड़ का एक रिवड़ ख़रीद के दे दीजिए। भेड़ों को चढ़ाते चढ़ाते हम उससे जो पैसा होगा उसका हम ट्रेड करेंगे और उससे हम दुनिया भी देख लेंगे। ये चीज़ हो गई। अब कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है कि ये सेंटियागो, ये लड़का भेड़ों को चराते चराते एक टूटे हुए चर्च के पास जाता है। टूटे हुए चर्च के पास जाता है अपने रात गुजारने के लिए। वहाँ पे उसे ख्वाब आता है। ख्वाब क्या आता है कि वो कोई दबा हुआ खजाना है जो इसको दिखाई देता है। अब उस दबे हुए खजाने के बारे में ये सोच के परेशान हो जाता है और ये इसलिए परेशान होता है कि ये ख्वाब एक बार नहीं आया होता है, ये उसकी वो कई बार ये ख्वाब आ चुका होता है। तो फिर वो फैसला करता है कि वो जाएगा और किसी से इस ख्वाब की ताबीर पूछेगा कि इस ख्वाब का मतलब क्या है जो बार बार उसको आ रहा है। तो वो एक ऐसी औरत है जो फॉर्चून टेलर है, उसके पास जाता है और अपने ख्वाब के बारे में जानकारी लेना चाहता है। और फिर ये है कि वो जब खजाना उसको मिल जाएगा तो उसका 10वां हिस्सा जो है ये राहिबा को दे देगा। ये खुश हो जाता है। वो सोचता नहीं है कि ऐसा खजाना कोई एग्जिस्ट करता है और ये बस सुनी सुनाई बातें हैं, इसको बस उस पर यकीन नहीं होता है। लेकिन जब वो एक मार्केट में बैठा होता है तो एक बूढ़ा आता है और बूढ़ा आके उससे इस खजाने के बारे में पूछता है। जब वो बूढ़े को देखता है तो वो सोचता है कि ये भी एक साजिश है उस औरत की जो उसको उसके ख्वाब की ताबीर बताती है। फिर उस बूढ़े ने एक ज़मीन पे इसके माँ बाप का नाम लिखा और कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसे राज लिखता है जिससे पता चलता है कि ये बूढ़ा को उस औरत ने नहीं भेजा है। और फिर ये उस पर यकीन करने लगता है। ये बूढ़े को चेस करने के लिए बोलता है कि आप हमारी मदद करो। बूढ़ा बोला कि हर चीज़ का एक कीमत होता है और तुम मुझे क्या कीमत देने वाले हो। तो ये बोलता है कि क्या दूँ। ये फिर उसको वादा करता है कि हम जो ख़जाना मिलेगा उसका 10% हम तुमको दे देंगे। तो बूढ़ा बोला कि ऐसे ख़जाने का तुम कैसे वादा कर सकते हो जो तुम्हारे पास है नहीं। जो तुम्हारे पास है उसकी बात करो। तो ये अपने भेड़ के रिवॉर्ड का 10वां हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये अपने भेड़ के रिवॉर्ड का को बेच देता है और बेचने के बाद में उसका जो 10वां हिस्सा होता है वो 10वां हिस्सा उसको पे करता है उस बूढ़े को। और फिर वहाँ से ये निकल जाता है। एक फ्रॉड होता है जो क्या करता है, इसका पैसा वगैरह लेके चला जाता है। अब वहाँ पे फिर से ये जीरो हो जाता है, कुछ नहीं है इसके पास यहाँ तक नहीं है। ये अपने घर जाएगा, उसके लिए टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। फिर ये वहाँ कोशिश करता है कि हम यहीं पे रुकेंगे और अब पीछे नहीं जाना है, अब हमारे अपने पैशन की तरफ जाना है। फिर ये क्या करता है कि वहाँ एक क्रिस्टल वाले की दुकान पे जाता है, जहाँ उसको बोलता है कि तुम्हारा क्रिस्टल मैं साफ़ कर देता हूँ, इसके एवज में तुम मुझे क्या दोगे। मुझे 2 वक्त की खाना का इंतज़ाम तुम्हें करना है। वो क्रिस्टल वाला भी दुकानदार जो है वो मान जाता है। उसके बाद वहाँ ये
काम करने लगता है, कुछ आइडिया देता है जिससे क्रिस्टल की दुकान चल पड़ती है और फिर उसमें इसका कमीशन बनने लगता है। वहाँ पे 1 साल गुजरता है और 1 साल के अंदर ये जितना भेड़ से कमाया हुआ पैसा था उससे ज़्यादा पैसा कमा लेता है। फिर इसको पता चलता है कि एक काफ़िला है जो मिस्र की पिरामिड की तरफ जाने वाला है। काफ़िले में जो काफ़िला रेगिस्तान से होते हुए मिस्र के पिरामिड तक जाना है। इस बीच में ये लोग जाते हैं और यही कहानी है कि वो काफ़िला होता है जिसमें 200 आदमी 400 मवेशी होते हैं और ये काफ़िला रेगिस्तान से होते हुए गुजरते हुए जाता है। एक नखलिस्तान आता है जहाँ पे ये लोग रुकते हैं। अब नखलिस्तान क्या है? नखलिस्तान का मतलब ये होता है कि चारों तरफ सहराओं से घिरा हुआ हो, रेगिस्तान हो और बीच में जगह हो जहाँ पे कुछ आबादी हो, जहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु जानदार चीज़ों के होने के इम्कानात होते हैं। वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। वहाँ पे ये क्या करता है कि इसका एक दोस्त मिलता है जो एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है, एक कीमियागर होता है जिसको ढूंढ रहा होता है। अब ये अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए लोगों से पूछते हैं। उसमें इसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम फातिमा होता है और वहाँ पे देखने के बाद में इसको लगता है कि सारी कायनात वहीं पे रुक गई है, क्योंकि यही वो लड़की है जिसको वो देखना चाहता था। फिर वहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि फातिमा से मुलाकात होती है। वहाँ पे इसको ख्वाब आता है और ख्वाब में देखता है कोई फ़ौज जो है उस जगह पे हमला कर दिया है जहाँ पे ये लोग ठहरे हुए हैं और उस कबायली सरदार को बताता है। सरदार जो है इसकी बात मानता है और मानने के बाद में क्या होता है कि वो लोग बच जाते हैं। बचने के बाद में इसको इनाम में 50 सोने के सिक्के मिलते हैं जो उस वक्त में काफ़ी होते हैं। तो ये और भी ज़्यादा अमीर हो चुका होता है। अब यहाँ पे इसको ये अमीर भी है और इसको वहाँ पे चांसलर बना दिया जाता है क्योंकि इसने कबीले को अनहोनी से बचाया हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब एक लड़की भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक पोस्ट है जहाँ पे वो कमा सकता है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वहाँ पे रह के ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकता है और ये चाहता भी है ऐसा करना। लेकिन जब ये फातिमा से बात करता है और फातिमा से बात करने के बाद में जो फातिमा उसको रिप्लाई करती है, वो बोलती है कि मैं इस सहरा की बेटी हूँ, इस रेगिस्तान की बेटी हूँ और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो औरतों का ट्रेंड है वो क्या करते हैं, वो अपने मर्दों को कैद नहीं करते हैं, वो उनको इनकरेज करते हैं कि वो लोग अपने सपने के पीछे जाएं, अपने सपने को फॉलो करें। हम उनका इंतज़ार करते हैं, जब वो वापस आ जाते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये फातिमा जो है उनको रोकती नहीं है। नहीं रोकने का मतलब ये है कि कोई भी हम साथी का चुनाव ऐसे करें या हमारे दोस्त हों, अहबाब हों, हमारा जीवन साथी हो, ऐसा हो जो हमारे सपनों में ऑब्स्टेकल नहीं डाले, हमको हमारे पाँव में बेड़ियाँ नहीं बांधे कि नहीं ठीक है अब रुक जाओ, अब नहीं जाना है, तरह तरह के उलझाव हमारे लिए पैदा नहीं करे, बल्कि आसानी पैदा करे ताकि हम अपने सपनों को चेज़ करें और आगे बढ़ें। हर इंसान का अपना सपना होता है, तो वहाँ ये उसकी मोहब्बत है। वो चाहती तो रोक सकती थी कि जाएगा पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो इसको इनकरेज करके इसके सपने के पीछे भेजती है, इसको अपना सपना पूरा करने को कहती है। फिर वहाँ से ये लोग निकलते हैं, निकल के जाते हैं और तो वहाँ जब एहराम मिस्र जाता है वहाँ पे, और एहराम मिस्र जाने के बाद में वो अपने खजाने की खुदाई शुरू कर देता है। अब वहाँ पे जाके जब मिस्र में ये अपने खजाने को खोद रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, रात भर खुदाई करता है। सुबह में उसको क्या आते हैं, सुबह में आते हैं कुछ लुटेरे आते हैं और लुटेरे आके वहाँ पे इसको पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पहले तो ये नहीं बताता है क्योंकि खजाने की बात होती है, लेकिन वो लोग इसको मारते पीटते हैं, इसके जो सामान होते हैं उसको सब छीन लेते हैं और इतना तक मारते हैं कि ये उस राज को उगले। फिर ये बताता है कि मैं यहाँ पे एक ख़जाने की खोज में आया था और वो ख़जाना मैं खोज रहा हूँ। तो उसका जो सरदार होता है, जो डाकुओं का सरदार होता है, वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी एक ख्वाब देखा था और ये ख्वाब ये देखा था कि इंडोनेशिया में एक चर्च है और चर्च में एक बड़ा सा पेड़, टूटा हुआ चर्च में एक बड़ा सा पेड़ है और पेड़ के दरख्त के नीचे में खजाना छुपा हुआ है। अब वो खजाना के पीछे मैं जाऊं, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ, तो इसको ज़िंदा रहने दो ताकि ये अपने बेवकूफ़ी को ये एहसास करे। तो ये खड़ा होता है और मार तो लगी हुई होती है, लेकिन क्या होता है कि ये हंसने लगता है और हंस के इसको अभी पता चल गया होता है कि खजाना कहाँ होता है। खजाना वहीं छुपा होता है जहाँ ये सोया था, जहाँ इसको ख्वाब आया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी, खजाने को ढूंढने में इसको मशक्क़त करनी थी। तो खजाना ने
इसको वहाँ तक पहुँचाया। और ये ख्वाब दोनों जगह आए थे, उस डाकू को भी आए थे और इस लड़के को भी आए थे, लेकिन डाकू ने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, उसको अपने ख्वाब पे यकीन नहीं था, तो उसको नहीं मिलता है। और ये सैंटियागो चूँकि इसको अपने ख्वाब पे यकीन होता है और वो उसको फॉलो करता है कि हर कीमत पे। तो ये सारी दुविधा, सारी परेशानियों को झेलते हुए ये यहाँ तक मिस्र तक पहुँच जाता है और बाद में यहाँ आके पता चलता है कि जहाँ से मैं चला था खजाना वहीं था। इस पूरे जर्नी में उसके अपने शख्सियत में काफ़ी तब्दीली आती है। वो एक बहुत ही मैच्योर इंसान हो चुका होता है, वो एक ऐसा इंसान हो चुका होता है जिसको दुनिया के बारे में पता है कि इंसान के अपने अंदर खजाना छुपा होता है अगर वो उसको देखे। उसके बाद में इंसान को हमेशा अपने सपने को फॉलो करना चाहिए, इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने सपनों को चेस करे। और अगर सपने तो बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में मकसद हयात भी होता है जो क्लियर होता है, मेरा ज़िंदगी का मकसद ये है, मैं इसको चेस करूँ, मैं इसको कर लूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ना इसके लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है उसको करना चाहते हैं और ना ही ये उसके पीछे जाना चाहते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, आलस्य होता है। और इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि ना हम अपने सपने को जी पाते हैं और ना उस खजाने को ढूंढ पाते हैं। यही इस कहानी का मकसद है। इसमें एक बहुत बेहतरीन डायलॉग्स है। वो डायलॉग ये है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। और ये सेम डायलॉग शाहरुख खान की एक फिल्म थी ओम शांति ओम, आई थिंक, उसमें शाहरुख खान की एक फिल्म में इस डायलॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। जब इसको पढ़ा तो हमने चूँकि वो फिल्म भी देखी थी तो मुझे पता चला कि अरे ये सेम डायलॉग वहाँ से यूज़ किया और बड़ी ही रिलीवेंट है। ये एक पावर ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ये करता है कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी इस तरह की सेट होती हैं, नेगेटिव चीज़ नेगेटिव को खींचती हैं, पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव को खींचती हैं। तो इसमें ये चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है और बहुत बेहतरीन कहानी है। इसमें लव है, रोमांस है, इसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक्स।